नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के जसलोक अस्पताल में मौजूद हूं। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है और शो की शुरुआत भी हम कुछ नर्सेज से बातचीत के साथ कर रहे हैं। एक दिन या फिर कुछ शब्द इनके सम्मान में बेहद कम है, लेकिन आज हमें मौका मिला है इनकी कहानियाँ जानने का, कठिनाई समझने का कि इनकी निजी ज़िंदगी में किस दौर से ये गुजर रहे हैं मरीजों की देखभाल के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से इस महामारी ने आपको तोड़ा या जोड़ा, या आप कितने मजबूत हुए, अगर आप ये कहानी दर्शकों को बता सकें? एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो जब फर्स्ट वेव आया था तब बहुत सारे फैमिलीज़ में बहुत लोगों को तकलीफ़ हुआ था। बट एज़ पर्सनली एज अ नर्स अगर हम जब बोलते हैं कि जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, बट जब हमारे फैमिली के साथ वो सिचुएशन आता है, मुझे पता है लास्ट ईयर फर्स्ट वेव में जब मैं पॉजिटिव आया था, मेरे फैमिली को उनको भी बहुत सारे सिम्टम्स थे। बट एट दैट पॉइंट हम जब क्वारंटाइन थे और जब मैं खुद कोविड सेंटर में था और मेरी फैमिली घर पर थे, उनको सिम्टम्स था, तब ऐसा फील होता था लाइक कि देयर इज़ नो वन टू हेल्प देम। मानसिक तौर पर कितना प्रभाव डाला है महामारी ने आप लोगों को? एक्चुअली अभी पहले जो स्टार्टिंग में वेव आया था कोरोना का स्टार्टिंग में, तभी हम लोग सब लोगों को बहुत टेंशन आया था, इवन इंक्लूडिंग द पेशेंट एंड प्लस वी ऑल्सो। बहुत स्ट्रेस मीन्स इतना स्ट्रेस आ गया था कि क्या होएगा क्या नहीं होएगा वही समझ में नहीं आ रहा था। अपनों को भी आप मदद नहीं कर पा रहे थे ऐसा? बिकॉज ऑफ बेड का प्रॉब्लम। मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, हस्बैंड और 2 बच्चे हैं। तो दहिसर में रहती हूँ, दहिसर से जसलोक आना, ट्रैवल इतना 2 आवर्स का आने के लिए, 2 आवर्स जाने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। आपको ट्रैवल में ही 4 घंटे लगते थे? हाँ, मीन्स एटलीस्ट 1.5 घंटा तो आने में और 1.5 घंटा जाने में, फिर चेंज करना, उसमें सब इतना, और बसेस टाइम पे नहीं है, अगर ट्रेन लेट है, वो सब दिक्कतें आती थी। मैं लोगों से यही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब हेल्थ केयर वर्कर्स को आप रिस्पेक्ट दीजिए, उनको ऐसे ट्रीट मत कीजिए, उनको मारिए मत, उनको परेशान मत कीजिए, गाली मत दीजिए, क्योंकि हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं एक मोमेंट पे। तो प्लीज़ बी नाइस टू ईच एंड एवरी। तो आपने नर्सेज को सुना जो ये गुजारिश कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं लोगों से कि जब भी आप किसी हेल्थ वर्कर के साथ बदसलूकी करते हैं तो ये बात ज़रूर जहन में रखें कि वो आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां संक्रमण के मामले एक तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वहीं वेंटिलेटर की किल्लत नज़र आ रही है। इसी बीच जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर यूपी के अस्पतालों को भेजे गए, वो बड़े पैमाने पर धूल फांक रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं हुई। ऐसे ही कई अस्पतालों का जायजा लिया हमारे सहयोगी कमाल खान ने। एक कहावत है कि कूड़े के भी दिन फिरते हैं, फिर वेंटिलेटर तो वेंटिलेटर ही है। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में 75 वेंटिलेटर एक साल से धूल फांक रहे थे। पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर आए थे, 39 इस्तेमाल हुए, 75 एक साल से पड़े थे। मीडिया में खबरें आने के बाद अब इस्तेमाल के लिए भेजे जा रहे हैं। शासन के दिशा निर्देशों में 50 वेंटिलेटर तो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ भेजे गए हैं, 15 वेंटिलेटर प्रयागराज मतलब इलाहाबाद मेडिकल में गए हैं, और 10 जो हैं कल कमिश्नर साहब के आदेश पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा को गए। बलिया के जिला अस्पताल में मंत्री उपेंद्र तिवारी मुआयना करने पहुंचे तो लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों की जानकारी दी। वो नाराज हुए। बलिया के सरकारी अस्पतालों में 29 वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए स्टाफ नहीं है। मंत्री भी बेबस हैं, बस शिकायत कर रहे हैं। 18 वेंटिलेटर बसंतपुर में पड़े हुए हैं, 11 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के ही पड़े हुए हैं, जो उस समय भी ट्रायल होकर के हैंड ओवर लोगों ने नहीं लिया। और इस आधार पर जो कल मैंने मीटिंग लिया उसमें 18 वेंटिलेटर खराब स्थिति में पड़े हुए थे। जिला प्रशासन और कमिश्नर ने और प्रमुख सचिव तक मेरी बात हुई। कौशाम्बी जिला अस्पताल में सरकार ने 24 वेंटिलेटर भेजे, इनमें से 15 प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल को दे दिए गए। 9 वेंटिलेटर जिला अस्पताल में धूल फांक रहे हैं क्योंकि यहाँ भी उन्हें ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट नहीं भर्ती किए गए। माननीय 24 वेंटिलेटर कौशाम्बी के लिए आए थे, जिसमें 9 ही यहाँ पे मौजूद हैं और उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं है। संज्ञान में आया है, उसके लिए जल्दी से जल्दी जो व्यवस्था हो सकती कराई। लखीमपुर खीरी के कोविड अस्पताल में 25 वेंटिलेटर लगाए गए, लेकिन 18 बंद बताए जा रहे हैं। यहाँ भी उन्हें ऑपरेट करने का स्टाफ नहीं है। डीएम कहते हैं कि वेंटिलेटर खराब हुए हैं, 24 घंटे में बन जाएंगे। वर्तमान में भी कुछ हमारे वेंटिलेटर्स खराब हैं, काम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए इंजीनियर आ चुके हैं, वो देख रहे हैं और हम समझते हैं कि अगले 24 घंटे में उसको ठीक कर देंगे।
अलीगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को 60 वेंटिलेटर मिले थे। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया है कि 50 वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे हैं। पूर्व मंत्री दलवीर सिंह ने सीएम को लिखा है कि इस कोरोना काल में वेंटिलेटर जीवन रक्षक है। पीएम केयर फंड और विधायक निधि से 60 से ज्यादा वेंटिलेटर दिए गए थे, उनमें 50 वेंटिलेटर शोपीस बने हुए हैं। वेंटिलेटर न मिलने से हुई मौतों के लिए वो लोग भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं जो यूपी के तमाम जिलों में वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए स्टाफ की भर्ती नहीं कर सके। फिरोजाबाद में जितेंद्र, बलिया में करुणा सिंधु, कौशाम्बी में नितिन और अलीगढ़ में अदनान के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। बनारस घराने के शास्त्रीय गायक पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र का कोरोना के चलते निधन हो गया। उनकी मौत के बाद उनके नाम से बीएचयू के अंदर डीआरडीओ द्वारा एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया। लेकिन पंडित राजन मिश्र के बेटे कहते हैं सच्चाई ये है कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अस्पताल में एक बेड मिल सका, वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो ऐसे में इस सम्मान का क्या करें? बनारस के बीएचयू में डीआरडीओ के जरिए बना यह पंडित राजन मिश्र हॉस्पिटल है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इस अस्पताल में 750 बेड हैं, जिनमें 250 बेड आईसीयू के हैं। उनमें ज़्यादातर वेंटिलेटर वाले बेड है, पर अफसोस जिनके नाम पर यह अस्पताल बना उन्हें एक अच्छी एम्बुलेंस और एक अदद वेंटिलेटर वाला बेड नहीं मिल सका, जिससे उनकी मौत हो गई। इसका दर्द भी उनके परिवार को है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और पूरे सिस्टम से कि जब हमारे पिता जैसे इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़ी शख्सियत को समय पे चीज़ें नहीं मिल पाई, जैसे वेंटिलेटर है या फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस है, ये चीज़ नहीं मिल पाई, तो इसमें हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार ने पंडित राजन मिश्र के सम्मान में इस अस्पताल का नाम रखा तो उनके बेटे का दर्द छलक कर बाहर आया कि अब उनके न रहने पर उनके नाम के अस्पताल से उनके पिता तो वापस नहीं आ सकते। ये दर्द अखबार की सुर्खियां बनी और जब एनडीटीवी ने उनके बेटे से बात की तब भी यह दर्द साफ दिखा। उनके बेटे का कहना है कि यह दर्द किसी और को न हो, इसलिए सरकार को बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर हजारों करोड़ खर्च करने के बजाय अस्पतालों पर पैसा खर्च करना चाहिए। सरकार से हमारी अपनी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोरोना 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा या 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आने वाले समय में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हज़ारों करोड़ के जो बात है कि इतने हज़ार का ये बनेगा, उतने 1000 करोड़ का वो मंदिर बनेगा, ये मूर्ति बनेगी, उस पर पैसा ना लगा के अगर अच्छे फुल्ली इक्विप्ड अस्पताल और अच्छे एम्बुलेंस, अच्छी हमारा हेल्थ सिस्टम पे अगर पैसा खर्च दें तो शायद हमारे हिंदुस्तान में और कई घर उजड़ने से बच जाएंगे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। पंडित राजन मिश्र के बेटे का ये दर्द यूं ही नहीं है, यह उनका अपना भोगा हुआ यथार्थ है जो छलक कर बाहर आ रहा है। वक्त रहते चिकित्सा व्यवस्था न मिल पाने के जिस दर्द से पंडित राजन मिश्र का परिवार गुजरा है, उससे कोई और रूबरू न हो सके, उसके लिए देश की चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की उनकी बेटे ने जो बात कही है वो जायज़ भी है और वक्त की मांग भी। ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वाराणसी से गौरव द्विवेदी के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अभिनेता अनुपम खेर को आप कई बार मोदी सरकार के पक्ष में बोलते हुए सुन चुके होंगे, लेकिन एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने माना कि लोगों में जो गुस्सा है वो जायज़ है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सरकार अभी भी स्थिति को संभाल सकती है। सरकारों का इस बात पर ध्यान देना चाहिए था कि इस मौके पर लोगों की जानें बचाना या फैसिलिटीज इकट्ठी करना या बेड्स तैयार करना, कोई भी सरकार हो, ये बहुत रोष जो है वो जायज है, नहीं करना चाहिए था। अभी भी वक्त है, अभी भी उनको लगता है कि मुझे लगता है कि उनको इस स्थिति को संभालना चाहिए। देखिए, लोग ही चुनको उनको स्थिति पर लाए हैं, चाहे वो प्रदेश की सरकार है, चाहे वो सेंटर की सरकार है। और अगर लोगों के लिए ही सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होगा तो ये ना केवल दुख की बात है मगर ये गुस्से की भी बात है।
और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं 100% मान के चलता हूँ। अब बेंगलुरु शहर की बात करते हैं, जहां 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ऐसे में जो रोजाना 100 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की मांग थी वो बढ़कर 800 मीट्रिक टन हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे हालात न बने, ऐसे में सरकार वॉलंटियर्स और एनजीओ की मदद ले रही है। ऐसे 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ओला ऐप की मदद से जरूरतमंदों तक सरकार पहुंचाएगी। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एनजीओ गिव इंडिया ने दिए हैं। कॉन्सेंट्रेटर के लिए मरीज की जानकारी और 5,000 रुपए रिफंडेबल डिपॉजिट ओला ऐप के जरिए जमा करना होगा। The dependency on CCC will reduce, the dependency on the hospital will reduce. इससे कोविड केयर सेंटर और अस्पतालों पर बोझ कम पड़ेगा। घर पर ही लोगों को ऑक्सीजन मिल पाएगा और इससे लोग जल्दी ठीक हो पाएंगे। All the concern will be very effectively addressed by doing this. This is an excellent solution. ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, यानी एक ऐसी बस जिसमें एक साथ 8 लोगों को लगातार ऑक्सीजन दिया जा सकता है। किसी ने बस दान की तो किसी ने बस पर आने वाला तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्च उठाया। Per day we need to establish, as you know, there is just the beginning. प्रतिदिन का खर्च हर बस पर तकरीबन 4 लाख रुपए का है। इसमें ऑक्सीजन, सैलरी, हेल्थ स्टाफ सब शामिल हैं। This moment spent about 2 lakhs to get all this done. The inside only. The buses, of course, has come gift from one of the people. फिलहाल ऐसी लगभग 20 बस तैयार है। स्कूल बंद है तो स्कूल बसों को ही ऑक्सीजन वाली बस में तब्दील कर दिया गया। इससे खर्च काफी कम हो गया। इन जीवन रक्षक बसेस की जरूरत सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं है, बल्कि कर्नाटक और देश के हर कोने में है। ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी पहल है। अगर ऐसी बसेस देश में हर जगह पहुंच जाएं, तो बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ उम्र दराज ही नहीं, जो युवा हैं वो भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस बार समस्या भी जटिल है और सुधार में भी वक्त लग रहा है। परिमल कुमार की रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में ज्यादा बड़ी आबादी है। मामले और मौत ही नहीं, कोरोना से जुड़ी दूसरी समस्याएं भी ज्यादा गंभीर हैं। मार्च से अब तक देश में 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के दायरे में आए। इसमें 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत 73 दिनों में हुई है। कोरोना के इलाज से जुड़े डॉक्टर बताते हैं कि दूसरी लहर में उम्र दराज ही नहीं, युवाओं में भी गंभीर शिकायतें देखी जा रही हैं। ठीक होने में वक्त भी ज्यादा लग रहा है। फेफड़ों पर असर शुरुआत में ही नजर आ रहा है, जबकि पहली लहर में हफ्ते भर बाद दिखता था। सिटी स्कोर अमूमन 10 के ऊपर आ रहा है, जबकि पहली लहर में आमतौर पर 10 के नीचे ही रहता था। इस बार का वायरस न केवल लंग्स के सिम्टम्स से मरीज को पेश करता है, इसके अलावा पेट की तकलीफ, डायरिया, कभी कभी पैरालिसिस, हार्ट डिजीज, इन सिम्टम्स से भी पेशेंट आता है। स्किन रैश भी इन मरीजों में देखी जा रही है। पिछली बार के मुकाबले, जिसमें कि ज़्यादातर मृत्यु हमने 50 साल के ऊपर के व्यक्तियों में देखी थी, इस बार 25 से 50 की उम्र में भी बहुत सीवियर बीमारी हो रही है और मृत्यु हो रही है। आमतौर पर कोरोना के मरीज 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, पर जिनका हॉस्पिटल में इलाज जितना लंबा चलता है, ठीक होने में उतना ही ज्यादा वक्त लगता है। लॉन्ग कोविड में तो 6 महीने तक ठीक होने में लग सकते हैं। 4 हफ्ते के बाद भी अगर सिम्टम्स कंटिन्यू हो तो उसे लॉन्ग कोविड कहा जाता है। और ये उन लोगों में यूजुअली होता है जिनकी हॉस्पिटल स्टे बहुत लंबी रही हो, या जो आईसीयू में लंबी स्टे जिनकी रही हो, कॉम्प्लिकेशन जिनमें ज़्यादा रही हो, और जो एल्डरली होते हैं। बट यंग लोगों में भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, और जिनकी माइल्ड डिजीज हो उन्हें भी ये सब हो सकता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो लंबे चलते हैं, 3 महीने, 6 महीने या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक होने के बाद भी थकावट, सांस फूलना, छाती में दर्द, सूखी खांसी, सिर दर्द, चक्कर, ठीक से नींद न आना, जॉइंट पेन, पीठ में दर्द, मेमोरी लॉस, बेचैनी, डिप्रेशन, मुंह का स्वाद जाना और स्मेल ना आना, भूख कम लगना और स्टेरॉइड की वजह से शुगर और बीपी का ऊपर नीचे आना जाना लगा रह सकता है। पोस्ट कोविड हमें सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि वी डोंट हैव टू रश टू डू द थिंग्स। हम वो नहीं है जो हम पहले कोविड से थे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। अपनी हाइड्रेशन, खाना पीना अच्छा रखो,
और हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट रखो जिसमें कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लो। इम्पॉर्टेंट सेकंड इज स्लीप। जितना आप स्लीप ले सकते हो तो उतना सोइए। अपने आप को रोज पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ एंड गिव गुड सिग्नल्स टू योर बॉडी। तो डरना नहीं, खुद को समझाना और समझना जरूरी है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोविड से जंग लड़ रहे युवाओं की आप बीती। मुंबई शहर में संक्रमण के जो कुल मामले हैं उनमें 57% मामले 49 साल से नीचे के हैं। इनमें इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए लक्षण देरी से दिखते हैं। जब तक जांच या इलाज मिल पाती है तब तक संक्रमण इनमें पांव पसार चुका होता है। कई ऐसे युवा हैं मुंबई शहर में जो वेंटिलेटर, आईसीयू या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ऐसी युवाओं की आप बीती सुनिए जो कोविड से लंबी जंग लड़ रहे हैं। 29 साल के संजय करीब 25 दिनों से बीमार हैं। कोविड नेगेटिव रहे, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण इतना फैला कि सीधे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। 17 अप्रैल से 2 अस्पताल बदल चुके हैं। अभी बीकेसी जंबो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 के बीच नजर आता है। शादी टालनी पड़ी क्योंकि इलाज और लंबा चलने वाला है। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला। एक्चुअली 30 तारीख को मेरा शादी था, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि मुझे लगा कि मैं उससे पहले ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। इससे पहले मैं कल्याण के हॉस्पिटल में था, प्राइवेट में। वहाँ पे मतलब हो नहीं पा रहा था, इसके लिए यहाँ पे आया। मतलब कब इतना जमा हो गया था कि कुछ हो ही नहीं रहा, बोलने जा रहा है। ये बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है आपके सामने। पेशेंट निगेटिव था, लेकिन इनका जो HRCT स्कोर था ये 10/25 था। मतलब इनके अंदर कोविड हो चुका था, लेकिन सिम्टम नहीं दिख रहे थे। हाँ, पेशेंट निगेटिव था, लेकिन फिर भी लंग इन्वॉल्वमेंट था। लंग इन्वॉल्वमेंट मतलब उनके अंदर कोविड आ चुका था। कोविड अपना असर दिखा रहा है, बट निगेटिव था। खाली जो ऑक्सीजन का डिमांड है ना, वो हम उसको कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे वेंटिलेटर था, वेंटिलेटर्स के बाद HFNC पे लगाया, जो हाई फ्लो नेजल कॉन्युला बोलते। इसके बाद हमने वेंचुरी मास्क पे लाया है। कल हम नेजल प्रोंग पे डाल के देखेंगे। अगर पेशेंट मेंटेन करता है तो ऐसे ही रखेंगे। 39 साल के कुणाल मंधजन 89% ऑक्सीजन लेवल के साथ मुंबई के बीकेसी जंबो फैसिलिटी में 4 मई को भर्ती हुए। सीटी स्कैन जांच कराई तो फेफड़ों में संक्रमण का स्कोर 25 में से 16 तक पहुंच चुका था। इसके बाद की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई, पर तब तक इनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक घट गई और भारी लक्षण के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अभी रिकवरी में वक्त है। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला पहले कोविड है कि नहीं है, जब तक टेस्ट सिटी स्कैन नहीं करवाया। कि डॉक्टर बोल रहे थे है नहीं है, तो उस वजह से मुझे लगा मुझे खाली सर्दी खांसी है। और एक बारी सिटी स्कैन करवाया तो 16 आया, तो डॉक्टर ने बोला आप एडमिट हो जाओ, और साथ में मैंने कोविड का टेस्ट भी करवा दिया। मैं यहाँ पे आया इसके लिए क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन मीटर में मेरा अराउंड 90 आ रहा था, 89 आ रहा था घर पे भी। तो डॉक्टर ने बोला आप शिफ्ट हो जाओ। जब वो एडमिट हुए थे तो बहुत ज़्यादा टैकी पैनिक, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी सांस फूल रही थी। ओके, तो सांस लेने उनको बराबर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ा खांसी था, ओके, हेडेक था। तो अभी ठीक है, अभी कोई सिम्टम है आपको? कोई नहीं है, कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं है अभी ये इनका लेवल भी मेंटेन है। अभी ये 15 लीटर NRBM पे, तो ये 94-95 ऑक्सीजन में लेवल मेंटेन कर रहे हैं। मुंबई के कुल संक्रमितों में 57% मामले 49 साल की उम्र से नीचे के हैं। आईसीयू, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर कई युवा हैं। युवाओं की इम्यूनिटी पर लक्षण देरी से दिखते हैं, इसलिए जांच तक संक्रमण पांव पसार चुका होता है। लक्षण को नजरअंदाज करने की लापरवाही और अस्पतालों में जगह की कमी जैसे कई मुख्य कारण इस बार युवाओं के लिए चिंताजनक रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के जसलोक अस्पताल से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।